हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3 के जो कुछ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में और देखेंगे कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। जैसे फिजिक्स न्यूमेरिकल का वीडियो लेक्चर है ये और एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर है 19 और वो 19 क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ बलून राइजेज फ्रॉम रेस्ट विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/8. A stone is released from it when it has risen to height h. The time taken by the stone to reach the ground is, ये चारों ऑप्शंस दे रखा है, 1 2 3 4 चार ऑप्शंस दे रखे हैं। इसमें से आपको पता करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि कोई बलून है और उस बलून के अंदर, मतलब ऐसा समझो आप कि ये ग्राउंड सरफेस है। दिस इज व्हाट, दिस इज ग्राउंड सरफेस। आप इसको क्या मान लो, आप इसको मान लो ग्राउंड सरफेस। और इस ग्राउंड सरफेस पे बलून है और बलून के अंदर एक स्टोन है। यहाँ पर मान लो ये स्टोन है, बलून के अंदर क्या है, स्टोन, एक पत्थर है। और बलून रेस्ट की अवस्था से, u मतलब 0 है, पहले बलून रुका हुआ था और ऊपर जा रहा है किस एक्सेलरेशन से, तो ऊपर जाने का जो एक्सेलरेशन है वो है g/8, है ना। इनिशियल स्पीड क्या है बलून का, 0 है। बलून के अंदर क्या है, एक स्टोन है और बलून ऊपर जा रहा है किस एक्सेलरेशन से, g/8 एक्सेलरेशन से। अच्छा, बलून कितना ऊपर जाता है, बलून जब h हाइट पर जाता है, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट P पर बलून की जो हाइट हो गई ग्राउंड सरफेस से, ये क्या हो गई, h हो गई। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि बलून g/8 एक्सेलरेशन से ऊपर गया और कितने हाइट गया, h हाइट पर गया। तो h हाइट पर जब बलून यहाँ पहुँचा तो बलून में से पत्थर को रिलीज कर दिया गया, बलून में से पत्थर को रिलीज कर दिया गया। अब बलून अपना चला गया, पत्थर वहाँ से नीचे गिरेगा। तो जब पत्थर ऊपर से ग्राउंड सरफेस पर गिरेगा, मतलब शुरू में बलून के अंदर पत्थर था, बलून भी जा रहा था ऊपर और पत्थर भी जा रहा था ऊपर। जाते जाते पॉइंट P पर जब बलून के अंदर का पत्थर निकल गया, अब नीचे गिर रहा है वो, तो पत्थर को ज़मीन पर पहुंचने में कितना समय लगेगा ये पूछा जा रहा है, कितना टाइम लगेगा ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको ऐसे बनाते हैं हम कि सबसे पहले बलून जब पॉइंट P पर जो h हाइट पर है वहाँ जाएगा तो बलून का स्पीड क्या होगा, है ना। इसको देखते हैं हम सबसे पहले, मतलब स्पीड ऑफ बलून, स्पीड ऑफ बलून एट पॉइंट P। पॉइंट P पर जो बलून का स्पीड होगा वो कितना होगा। तो बलून गया किधर, h डिस्प्लेसमेंट ऊपर, डिस्प्लेसमेंट है प्लस h, ऊपर की तरफ है इसलिए प्लस। u क्या है बलून का, 0, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है बलून राइजेज फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट के स्टेट से वो चलना शुरू करता है, मतलब कि शुरू में उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0 था। और जो एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ वो है g/8 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है। हमको देखना है कि v एट p कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट P कितना होगा। इस पॉइंट पर जानना है हमको कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ बलून कितना होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशंस, इतने पैरामीटर्स का यूज़ करके हम अगर यूज़ करना चाहें इक्वेशन, तो यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन, using equations of motion, v square is equal to u square plus 2as, v square is equal to 0 square plus 2, एक्सेलरेशन g/8 है और h कितना है, प्लस h। तो ये हो गया कितना, 2 4 जा 8, मतलब gh/4। तो यहाँ से पता चल गया कि जो वेलोसिटी होगी वो कितना होगा, gh/4, v स्क्वायर बराबर gh/4, तो v बराबर 1/2 और अंदर रूट के हो जाएगा gh। मतलब ये वो वेलोसिटी है जो वेलोसिटी बलून का होगा कौन से पॉइंट पर, पॉइंट P पर। अच्छा ये बताओ, बलून के अंदर जो स्टोन है उसका भी तो यही स्पीड रहा होगा। सिंपल सा बात है कि हम किसी ट्रेन में खड़े हैं, ट्रेन जा रहा है 30 km/h के स्पीड से, तो हम भी तो जा रहे हैं 30 km/h के स्पीड से ग्राउंड से अगर देखा जाए तब। तो यहाँ बलून जब चला गया पॉइंट P पर तो उसका फाइनल स्पीड इतना आया 1/2 √100
g इंटू एच, तो स्टोन का भी तो वही स्पीड होगा, मतलब स्पीड ऑफ बलून इज इक्वल टू स्पीड ऑफ स्टोन एट पॉइंट P। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि स्पीड ऑफ बलून बराबर स्पीड ऑफ टाइम, सॉरी स्पीड ऑफ स्टोन, स्पीड ऑफ बलून इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बलून इज इक्वल टू स्पीड ऑफ स्टोन, दोनों का सेम स्पीड होगा। तो अब स्टोन की अगर बात करें, मतलब मोशन ऑफ स्टोन का अगर हम बात करें, ध्यान दो बच्चों, अगर हम मोशन ऑफ स्टोन का बात करें तो स्टोन आप पॉइंट P पर है और इस स्टोन का जो स्पीड है वो वही है जो बलून ऊपर जाते हुए था, मतलब इसका इनिशियल स्पीड अब हो गया स्टोन का, ये स्टोन है, इनिशियल स्पीड हो गया 1/2 रूट अंडर g/h, प्लस की तरफ क्योंकि बलून ऊपर जा रहा था तो शुरू में स्टोन भी तो ऊपर जा रहा था। और स्टोन को कितना नीचे आना है बच्चों, तो स्टोन को आना है h हाइट नीचे, कितना आना है, h हाइट नीचे आना है, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है, किस एक्सेलरेशन से ये नीचे की तरफ गिरेगा, तो एक्सेलरेशन फ्री फॉल में गिरेगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये गिरेगा नीचे। तो अब स्टोन का ये सारा चीज़ दिया हुआ है, हमको टाइम निकालना है कि पॉइंट P से ग्राउंड सरफेस पे आने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा। ये बात समझ में आ गया, जो टाइम लगेगा वो पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे हम टाइम, तो टाइम हम ऐसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे बच्चों हम, तो वहाँ से s इज इक्वल टू, मतलब यूजिंग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s की जगह माइनस h, क्योंकि स्टोन को किधर आना है, ऊपर से नीचे की ओर आना है, और ऊपर से नीचे की ओर आना है मतलब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आना है ना, नीचे की तरफ कोई भी वेक्टर क्वांटिटी तो निगेटिव ही होता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ एक बार फिर से लिख देते हैं, यूजिंग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में माइनस h इज इक्वल टू ut, u के जगह पर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू GH रूट अंडर में, एंड प्लस हाफ, यहाँ t भी हो जाएगा ut, u की जगह पर ये और टाइम की जगह पर टाइम, और हाफ AT स्क्वायर, a की जगह पर माइनस g इंटू टी स्क्वायर। तो आप इसको अगर ऐसा करते हो, इसको प्लस कर देते हो माइनस कॉमन लेके, तो ये प्लस h हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या आपका, या आप ऐसा समझ लो ना, इसको ऐसे ही रहने दो, एक मिनट, आप इसको ज़रा ऐसा समझो, माइनस h इज इक्वल टू रूट अंडर GH इंटू टी माइनस GT स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, LCM ले लिया 2, अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, माइनस 2h, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर GH इंटू टी माइनस GT स्क्वायर। तो इस GT स्क्वायर को इधर ले आओ, तो GT स्क्वायर माइनस GH इंटू टी माइनस 2h, दिस इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 आया, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोलते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखना मतलब सॉल्व करने आप लोगों को आना चाहिए। सो दिस इज़ द इक्वेशन, फिर से समझ लीजिए, माइनस GT स्क्वायर को इधर ले आया तो प्लस हो गया, इसको इधर ले आया तो माइनस हो गया, ये तो ऑलरेडी इधर था तो माइनस का माइनस रह गया। अब यहाँ से t निकालेंगे, तो t बराबर हो जाता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a। ये फॉर्मूला होता है रूट निकालने का, मतलब ये जो एक्चुअली में एक इक्वेशन होता है यहाँ पर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
ये जो इक्वेशन होता है इसमें x कैसे निकलता है, -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, जहाँ b का मतलब ये वाला b, a का मतलब ये वाला a, और d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, और जिसको बोलते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। ये पता होना चाहिए आपको। तो आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। मतलब टाइम ऐसे निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं, अब हम टाइम निकालते हैं। इसको मिटा दूँ मैं, अब ये दिया हुआ है b, तो b की जगह पर माइनस b हो जाएगा, मतलब t इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस b, मतलब माइनस ऑफ माइनस रूट जी एच एंड प्लस माइनस d। प्लस माइनस d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही ना होता है फॉर्मूला। तो a की जगह पर क्या है, g है यहाँ पर, तो 2g हो जाएगा। सो दिस विल बी माइनस माइनस प्लस रूट अंडर जी एच, एंड ये प्लस प्लस को हटा ही देते हैं, प्लस माइनस बी स्क्वायर। बी क्या है इस इक्वेशन में, देखो भाई सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये पूरा जो टर्म है ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। ये जो पूरा टर्म है ये किसके बराबर है, बी के बराबर है। और ये जो पूरा टर्म है ये किसके बराबर है, सी के बराबर है। मतलब इक्वेशन होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये ए है, ये x का जो कोफिशिएंट है वो b है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, c है। तो यहाँ भी टाइम स्क्वायर x के जगह पर है, x स्क्वायर की जगह पर t स्क्वायर है, तो उसका कोफिशिएंट g है जो a हो जाएगा। t का कोफिशिएंट ये हो जाएगा माइनस जी एच जो b हो जाएगा, और जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें टाइम नहीं है, जैसे एक्स स्क्वायर एंड x के साथ जो है वो a है और b है, जहाँ x नहीं है वो क्या है, c है। उसी तरह से यहाँ पर जहाँ टाइम नहीं है वहाँ क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा जो कांस्टेंट है। तो b स्क्वायर, तो b की जगह पर ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, gh। रूट अंडर gh का स्क्वायर करेंगे, रूट अंडर gh का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, gh ही तो हो जाएगा। तो gh हो गया माइनस 4, a की जगह पर क्या है, g, और c की जगह पर क्या है, 4ac, c की जगह पर माइनस 2h बाई क्या, बाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी। अब देख लो रूट अंडर जी एच एंड प्लस माइनस रूट अंडर जी एच एंड 4 दूनी 8d जी एच बटा 2g। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर जी एच प्लस माइनस 4gh, 8gh और 1gh 9gh बटा 2g। अब आप सोच रहे हो कि सर ये कैसे सॉल्व होगा, हो जाएगा बिल्कुल, अब घबराओ मत, इसको सॉल्व किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा सॉल्व, उसको आप देख लीजिए, हाउ टू सॉल्व इट। कैसे किया जाएगा सॉल्व, तो देख लीजिए टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा आपको gh एंड प्लस माइनस 9gh का रूट क्या हो जाएगा, 3gh बटा 2g। अब देख लो प्लस साइन को अगर लेंगे तो रूट gh और 3gh 4gh बटा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो टाइम का जो वैल्यू आ गया हमको वो हो गया 2gh बटा g, इससे ये रूट g टाइम्स कट जाएगा। तो टाइम का जो वैल्यू आ गया आपका वो आ गया 2 रूट h बाई जी, 2 रूट h बाई जी, यही ना आंसर हो गया। और अगर नेगेटिव वैल्यू लीजिएगा कि gh में से रूट 3gh गया तो टाइम का वैल्यू माइनस 2gh हो जाएगा। टाइम कभी नेगेटिव में आता है, नहीं आता है, इसलिए नेगेटिव साइन को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। किसको कंसीडर किया जाएगा, यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा पॉजिटिव साइन को, बिकॉज टाइम पॉजिटिव में ही होता है, माइनस में टाइम नहीं होता है। माइनस में कैसे आ गया, सो आप इसको समझ लो, ऐसे समझो आप, माइनस में कैसे आ गया टाइम, ऐसे समझो कि पॉजिटिव साइन आपने कंसीडर किया तो रूट gh प्लस 3gh 4gh करके कर दिया, और अगर निगेटिव साइन कंसीडर करता तो क्या हो जाता, रूट अंडर gh
एंड माइनस, प्लस माइनस दोनों था ना यहाँ पर, तो माइनस को कंसिडर करते अगर, ये हो जाता -3gh डिवाइडेड बाई 2g। अब बताओ √gh में से √3gh घटेगा तो -√2gh नहीं बचेगा। अब बटा जी, टाइम का वैल्यू क्या कभी निगेटिव में हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसलिए जब नहीं हो सकता है तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो टाइम का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव साइन लेकर क्या हो जाएगा, 2√h/g, जो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। तो आई होप ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। तो इस तरीके से इस सवाल को बनाया जा सकता है। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं और फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। इसको मिटा दूं मैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कह रहा है ड्राइवर ऑफ ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 115 km/h sees on a same track 100 मीटर in front of him a slow train ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। मतलब ऐसे समझो ना कि ये एक ट्रेन का ट्रैक है और इस पर एक ट्रेन जा रहा है, इस पर एक ट्रेन जा रहा है। किस स्पीड से जा रहा है भाई? तो इसका स्पीड है 25 km/h। कितना km/h? 25 km/h के स्पीड से एक ट्रेन जा रही है। ट्रेन का नाम है मान लो ट्रेन फर्स्ट, और इसी के पीछे एक दूसरा ट्रेन भी है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ये भी ट्रेन इधर जा रहा है और ये भी ट्रेन इधर जा रहा है, दोनों सेम दिशा में जा रहा है। इसका जो स्पीड है वो कितना है? 115 km/h है ना। और कह रहा है सीज ऑन ए सेम ट्रैक 100 मीटर इन फ्रंट, और इस ट्रेन से, इस ट्रेन की जो दूरी बताई जा रही है वो बताया जा रहा है 100 मीटर, मात्र 100 मीटर की दूरी पर ये ट्रेन है। अच्छा तो क्या होगा आप ज़रा बताइए, होगा क्या? होगा ये कि ये जो फास्ट ट्रेन है 115 km/h की स्पीड से जो ट्रेन जा रहा है वो आगे वाली ट्रेन को जाके धक्का मार देगा, कोलिजन हो जाएगा, टक्कर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आगे आगे जो ट्रेन जा रहा है उसका स्पीड बहुत कम है। अच्छा इसके तुलना में इसका स्पीड कितना ज़्यादा है? इसका स्पीड इसके तुलना में, माने ये ट्रेन 2 है मान लो और वो ट्रेन 1 है, तो ट्रेन 2 का स्पीड 1 के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा है? मतलब स्पीड ऑफ, या वेलोसिटी लिखना ज़्यादा सही है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 विथ रेस्पेक्ट टू, माने के तुलना में, सॉरी, स्पीड ऑफ ट्रेन 2 विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन 1। देखो ये 25 से जा रहा है और ये 115 से जा रहा है, तो इसका स्पीड इसके रिलेटिव कितना होगा? 90 या 25 कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 2 विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन 1, जो इसका स्पीड हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा उसके रिलेटिव, मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 2 विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन 1, ये कितना हो जाएगा? 90 km/h। मतलब ऐसा लगेगा आप कि ये ट्रेन इसके तुलना में 90 km/h के स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो जाके धक्का तो मार ही देगा उसको। लेकिन कह रहा है कि नहीं, धक्का नहीं मारे इसके लिए ये ट्रेन ब्रेक लगाएगा, तो ब्रेक लगाएगा तो रिटार्डेशन आएगा, डी एक्सेलरेशन आएगा। तो वही पूछ रहा है कि कितना डी एक्सेलरेशन आएगा
अगर पीछे वाले ट्रेन से 100 मीटर के दूरी पर आगे वाला ट्रेन है और इसका स्पीड है 25, इसका स्पीड है 115, तो आपको बताना है कि पीछे वाला ट्रेन धक्का नहीं मारे, इसके लिए ब्रेक तो लगाएगा ना, और जब ये ब्रेक लगाएगा तो निगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। ये निगेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। दैट्स वेरी सिंपल। तो अब जो इसका स्पीड है आगे वाले ट्रेन का 25 किलोमीटर और इसका कितना 115 किलोमीटर, तो अब इसके स्पीड को उसके तुलना में नापेंगे तो कितना आएगा 90, मतलब ये 25 जा रहा है, ये 115 जा रहा है, तो एब्सोल्यूटली ये इसके तुलना में कितना स्पीड से आगे बढ़ रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 90 किलोमीटर से ना। देखो बड़ा सिंपल सा बात है, ये आगे वाला ट्रेन 70 में है और पीछे वाला 90 में जा रहा है, तो इसके तुलना में ये 20 के स्पीड से आगे बढ़ रहा है। उसी तरह ये 25 है, ये 115 है, तो उसके तुलना में 90 से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि 90 में 25 जोड़ दीजिएगा तो 115 आ जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि अब जो स्पीड हम लेंगे ट्रेन 2 का वो 90 लेंगे, 115 नहीं लेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है इनिशियल स्पीड, वो 90 किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं हम। मत पूछिएगा कि 115 था तो 90 क्यों लिया, बिकॉज इसके तुलना में तो 90 ही होगा ना। तो कितना हो जाएगा 90 इंटू 5/18, ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। और फाइनली इस ट्रेन को क्या होना है, रुकना है। एक्सेलरेशन कितना होगा, जब दूरी कितना ट्रेवल करना है 100 मीटर। जब इतनी सारी बात है तो यूजिंग v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, 0 का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, u कितना है 25 मीटर का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 625 माइनस 200a, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 625 माइनस में बटा 200। इसको अगर काटते हैं हम तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन हो गया -3.125 एक्सेलरेशन पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इस एक्सेलरेशन से अगर पीछे वाला ट्रेन ब्रेक लगाता है या अपने आप को रोकता है तो कोलिजन होने से बच जाएगा, नहीं होगा फिर। 100 मीटर आते आते ट्रेन रुक जाएगा। ये बात समझ में आया? आई होप ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था। रिलेटिव का मतलब हुआ कि आगे वाला ट्रेन जा रहा है 100 से और पीछे वाला जा रहा है 70 से, तो हम बोलेंगे ना कि आगे वाला ट्रेन पीछे वाले ट्रेन की तुलना में 30 आगे जा रहा है और पीछे वाला ट्रेन आगे वाले ट्रेन की तुलना में 30 पीछे छूट रहा है। या ये कह लीजिए कि ये 75 से जा रहा हो और ये 50 से जा रहा हो, तो हम बोलेंगे कि पिछला ट्रेन से अगला ट्रेन जो है 25 किलोमीटर आगे से जा रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आगे निकल रहा है। या ये कह लीजिए कि ये 75 हो, ये 90 हो या 95 हो, हम बोलेंगे ना ये 95 है, ये 75 है, मतलब इसके तुलना में ये 20 आगे बढ़ रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ये जो कंपैरिजन करके हम निकालते हैं वेलोसिटी, इसी को बोला जाता है फिजिक्स में रिलेटिव वेलोसिटी। तो आई होप ये बात भी समझ में आ गया होगा। कोई बहुत बड़ा बात नहीं था इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और ये है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है बॉडी कवर्स 200 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि बॉडी ट्रेवल 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड एंड 220 सेंटीमीटर और 220 सेंटीमीटर कितना में इन नेक्स्ट 4 सेकेंड, इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी? पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड क्या होगा, यही पूछा जा रहा है, जो बहुत डिफ़िकल्ट बात नहीं है। ऑप्शन है 10, 40, 20, 5। पहले ऑप्शन तो बाद की बात है, पहले क्वेश्चन को समझना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बॉडी है, मान लीजिए यहाँ पर है, 2 सेकेंड गुजरने पर वो चल दिया 220 सेकेंड 200 सेंटीमीटर। यानी पहले 2 सेकेंड में बॉडी कितना चल दिया 200 सेंटीमीटर, और अगले 4 सेकेंड में, मतलब शुरू से 2 सेकेंड चलने के बाद 4 सेकेंड, मतलब शुरू से कितने सेकेंड बाद 6 सेकेंड बाद कितना चल दिया 220 सेंटीमीटर। तो अगर ऐसा है तो 7वां सेकेंड ख़त्म होने के बाद, मतलब 7 सेकेंड तक बॉडी चल चुका है, तब बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा। सवाल समझ में नहीं आया? फिर से समझिए। क्वेश्चन ये है कि ये बॉडी है कोई, मान लो। सॉल्यूशन इसका हम बना रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है कि ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इसका स्पीड है u। तो पहले 2 सेकेंड में ये कितना चल दिया 200 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना सेंटीमीटर है, कितने समय में, पहले 2 सेकेंड में। यहाँ से यहाँ चल दिया, और फिर नेक्स्ट 4 सेकेंड में, मतलब इस 2 सेकेंड के चलने के बाद कितना सेकेंड, 4 सेकेंड चला, तो कितना चल दिया, ये चल दिया 220 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन। तो शुरू से बॉडी कितना चल दिया, शुरू से भी 200 चल दिया, 220, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 200 और 220, 420 सेंटीमीटर चल दिया। और टाइम कितना लगा, तो 2 सेकेंड तो इधर ही लगा था यहाँ से यहाँ आने में, और 4 सेकेंड इधर भी लगा है, तो टोटल टाइम कितना लग गया 6 सेकेंड लग गया। तो अगर ऐसा है तो 7 सेकेंड बाद, मतलब 6 सेकेंड तक तो यहाँ तक आने में कितना समय लग गया 6 सेकेंड, तो 1 सेकेंड बाद 7 हो जाएगा। तो 7 सेकेंड में बॉडी का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो ऐसे सवाल में ना तो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, ना एक्सेलरेशन पता है, सिर्फ टाइम और डिस्प्लेसमेंट पता है कि शुरू में बॉडी 2 सेकेंड में कितना चला 200 सेंटीमीटर चला, 4 सेकेंड में कितना चला 220 सेंटीमीटर चला, और दोनों को मिला दें तो कितना चला 420 सेकेंड। कितने टाइम में, तो 2 सेकेंड इधर, 4 सेकेंड इधर, यहाँ से यहाँ आने में बॉडी को कितना सेकेंड लगा 6 सेकेंड लगा। ये बात तो सबके समझ में आ गया होगा। अब हमको देखना क्या है, अब हमको देखना ये है अब हमें देखना ये है, अब हमको देखना ये है कि इसका 7 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगा, यही ना सवाल है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे हम, मान लेते हैं कि शुरू का जो इनिशियल स्पीड है वो कितना है, इनिशियल स्पीड वो कितना है बच्चों, तो लेट इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ये है u, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या है u, और एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ये कितना है a।
मान लेते हैं, और ये जो भी एक्सेलरेशन है इसको मानना पड़ेगा कि ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। तो शुरू के लिए मतलब जब 2 सेकेंड था और डिस्प्लेसमेंट कितना था 200 सेंटीमीटर था, तब के लिए हमको इसको देखना पड़ेगा। तो ऐसा समझते हैं हम कि ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक चलने में टाइम कितना था 2 सेकेंड, और v कितना था नहीं पता, यहाँ पर फाइनल स्पीड क्या होगा ये नहीं पता हमको, और एक्सेलरेशन कितना था नहीं पता, टाइम कितना था, और डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो डिस्प्लेसमेंट था आपको 200 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 सेंटीमीटर, है ना। तो आप ऐसा करो ना, देखो यूजिंग s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s कितना है 0.2 मीटर, यू की जगह पर यू ही रहने दो, टाइम की जगह कितना है 2 सेकेंड, एंड प्लस हाफ ए की जगह ए ही रहने दो, और टाइम कितना है 2 सेकेंड का स्क्वायर, तो ये हो गया 0.2 इज इक्वल टू 2u एंड प्लस 1/2 इंटू ए इंटू 4, 2 2 जा 4, तो 0.2 इज इक्वल टू 2u एंड प्लस 2a, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो u प्लस a इज इक्वल टू हो जाएगा 0.1। लेट दिस टू बी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 हुआ। फिर दूसरे बार के लिए अगेन आप ऐसा समझो कि बॉडी का इनिशियल स्पीड u है और 6 सेकेंड में कितना चल दिया 420, तो अगेन यूजिंग s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s के जगह पर कितना हो जाएगा 420 मतलब 0.42, एंड u की जगह u टाइम कितना है 6 ही सेकेंड लगा ना, यहाँ से यहाँ तक चलने में 420 सेंटीमीटर, 420 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 0.42 मीटर, और टाइम कितना लगा 6, तो टाइम की जगह पर 6 रख देंगे, एंड प्लस हाफ इंटू ए इंटू 6 का स्क्वायर 36, तो कितना हो जाएगा 0.42 इज इक्वल टू 6u प्लस हाफ और 36 कट के कितना हो जाएगा 18a। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2u प्लस 3 छक या 6 ही कॉमन ले लेते हैं, 6 कॉमन लेके काट देंगे तो ये हो जाएगा u प्लस 3a, और बराबर के इधर क्या हो जाएगा 6 7 42 0.07 इंटू 6 मतलब 0.42 डिवाइडेड बाई 6, 0.07 कितना आ गया 0.07, मतलब u प्लस 3a बराबर 0.07। ये कौन सा इक्वेशन हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो u और a का वैल्यू निकल जाएगा, u और a का वैल्यू निकल जाएगा तो 7 सेकेंड में जो वेलोसिटी होगा वो निकल जाएगा। काफ़ी इजी है, यही सॉल्व करना था सिर्फ। इसको मिटा दूँ मैं इधर वाला टर्म सर, चलिए तो सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड 2, u प्लस a इज इक्वल टू 0.1 एंड u प्लस 3a इज इक्वल टू 0.07। इसको सॉल्व करिए, घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, इसको घटाइए,
तो ये हो जाएगा u तो कट गया, ये हो जाएगा -2a, दिस इज इक्वल टू 0.1 -2a, दिस इज इक्वल टू 0.1 में से 0.07 घटाओ, तो ये हो जाएगा 0.03, है ना, क्योंकि इसको 10 मान सकते हो ना। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, -0.03 बटा 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा -0.015, एक्सेलरेशन आ गया इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, u फिर कैसे निकलेगा, अगेन u प्लस a इज इक्वल टू 0.1 है, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0.1 माइनस a, मतलब 0.1 माइनस a की जगह पर है -0.015, तो ये क्या हो गया 0.1 प्लस 0.015, अब 0.1 में 0.15 को जोड़िए, -0.1, तो 0.115 मीटर पर सेकेंड। ये दो चीज़ मिल गया हमको, एक तो इनिशियल स्पीड मिल गया और दूसरा एक्सेलरेशन मिल गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ आप 7वें सेकंड में बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, तो वो कैसे निकलेगा उसको ज़रा ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगेन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, u कितना है भाई मेरे 0.115 प्लस a कितना है -0.015 और टाइम कितना है 7 सेकेंड, तो 7 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 0.115 एंड माइनस 0.015 इंटू 7, तो 105, 105 में से 115 गया तो कितना बचा 110, 115 में से 105 गया तो 10 बचा, 0 मतलब -115, 0.115 माइनस 0.105, 0.01, तो ये हो गया 0.01 मीटर पर सेकेंड, मतलब 10 सेंटीमीटर, मतलब यही वेलोसिटी हो जाएगा। वेलोसिटी निकालने में कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, v की जगह 0.115 दिया है, ठीक है, और एक्सेलरेशन की जगह पर 0.015 दिया है, इंटू 7 करेंगे तो क्या आएगा, मतलब 0.015 इंटू 7 अगर करेंगे तो क्या आएगा 105 आएगा, 0.105, और इसको 115 में से 105 घटाएंगे तो 115 माइनस 105, तो 10 बचेगा ना, 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा। सो आंसर विल बी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आया? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आई होप ये बात अब अच्छे से समझ में आया होगा। अब उसके बाद ये बात एकदम अच्छे से समझ में आया, इसको देख लीजिए ध्यान से।